हाँ भाई, नमस्कार है आप सभी को पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन 11th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था अपना सेकंड चैप्टर का सरल रेखा में गति, ठीक है, उसी की चर्चा कर रहे थे। उसमें अपने लास्ट वाली जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने चाल और वेग के बारे में पढ़ा था कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, ठीक है। और चाल के प्रकार भी जाने थे, वेग के प्रकार भी जाने थे, ठीक है। तो चाल को अपन ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम से पढ़ा था कि चाल एक तो असमान चाल होती है, समान चाल, एक समान चाल होती है, औसत चाल होती है, ताक्षणिक चाल होती है। और इसी प्रकार वेग के बारे में जाना था कि वेग के टाइप किस किस टाइप से और कैसे कैसे होते हैं। तो अपन ने जाना था कि वेग भी सेम इसी टाइप का, एक समान वेग, असमान वेग, है ना, जिसको परिवर्ती वेग भी बोलते हैं, ताक्षणिक वेग, औसत वेग, ये सब चीजें पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। उसी में अपन आगे बढ़ते हुए आज अपन चर्चा करते हैं इन्हीं टॉपिक्स के बारे में। और टॉपिक्स में सबसे पहले अपन इनकी तुलना करते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने दूरी और विस्थापन की चर्चा की थी, तो तुलना के अंदर अपन देखते हैं, तुलना के अंदर सबसे पहले अपन औसत चाल, औसत चाल तथा औसत वेग की तुलना करते हैं भाई। औसत चाल तथा औसत वेग की तुलना करते हैं। औसत चाल तथा औसत वेग की तुलना करते हैं। औसत चाल तथा औसत वेग की तुलना करते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ जानेंगे कि औसत चाल और औसत वेग कैसे डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसे तो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। यहाँ अपन बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन का परिमाण, अपन ने ऐसा पढ़ा था भाई, क्योंकि विस्थापन का जो परिमाण होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है दूरी। विस्थापन का जो परिमाण होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है दूरी के बराबर होता है, ठीक है। कि अगर स्ट्रेट लाइन में चलेगा कोई कण तो उसके लिए दूरी इक्वल टू विस्थापन होता है, ठीक है। लेकिन अगर अपन किसी के लिए भी बात करें तो जो विस्थापन का परिमाण आएगा, विस्थापन का परिमाण आएगा इज लेस देन इक्वल टू दूरी आएगा। विस्थापन का परिमाण लेस देन इक्वल टू क्या आएगा भाई, दूरी क्या आएगा। तो अपन जो विस्थापन था, विस्थापन बटा समय, उसको अपन औसत वेग बोलते थे। तो मैं यहां लिख दूं, अगर मैं औसत वेग, औसत वेग, उसी प्रकार से अपन देखें यहाँ, अगर औसत वेग के परिमाण की बात करूं तो वो भी औसत चाल से क्या आएगा, या तो लेस देन इक्वल टू या फिर क्या आएगा, इक्वल आएगा औसत चाल, ठीक है भाई। ये चीजें कहाँ से, जैसे अपन ने दूरी और विस्थापन के लिए पढ़ा, सेम विस्थापन का परिमाण लेस देन इक्वल टू दूरी आएगा। तो उसी टाइप से अगर विस्थापन औसत वेग क्या होता था, औसत विस्थापन टोटल, यानी कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो उसी प्रकार के औसत चाल, तो जो औसत वेग का जो परिमाण आएगा वो औसत चाल के मान के या तो इक्वल आएगा या उससे क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। पहला अंतर तो ये आ गया। तो अपन लिख सकते हैं, अतः औसत वेग का परिमाण, औसत वेग का परिमाण, औसत वेग का परिमाण का मान औसत चाल के मान से कम या बराबर प्राप्त होता है, या बराबर प्राप्त होता है, ठीक है भाई। अब अगर बराबर प्राप्त होगा तो उसकी कंडीशन होगी कि जो पार्टिकल है वो कण है, ठीक है, वो एक नियत वेग से किसी एक दिशा में क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं सेकंड, यदि यदि कण एक नियत वेग से एक निश्चित दिशा में गतिशील हो, एक निश्चित दिशा में गतिशील हो, गतिशील हो, तो अपन ये लिख सकते हैं उसके लिए जो औसत वेग का परिमाण होगा,
औसत वेग का जो परिमाण होगा वो औसत चाल के बराबर होगा। औसत चाल के क्या होगा भाई, बराबर होगा। तो दो चीजें तो ये हुई अपनी यहाँ से, ठीक है। इसके बाद अपन और आगे बातें करते हैं भाई। यही लिखता हूं मैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अपना क्या है, जैसे अपन ने विस्थापन वाले केस के लिए पढ़ा था, दूरी और विस्थापन वाले केस में, कि दूरी के क्या मान संभव है, अनंत मान संभव होते हैं, जबकि विस्थापन का कोई यूनिक मान होता है। उसी प्रकार औसत वेग होता है, उसका केवल और केवल एक यूनिक मान मिलेगा, जबकि जो औसत चाल है उसके अद्वितीय मान मिलेंगे। क्यों औसत चाल होती है, दूरी बटा समय, तो दूरी के इनफाइनाइट मान, इनफाइनाइट रास्ते होने की वजह से, तो यहां औसत चाल के भी कितने मान, अनंत मान, जबकि औसत वेग का कोई यूनिक मान मिलेगा, ठीक है। तो लिखता हूं किसी गतिशील कण के लिए, किसी गतिशील कण के लिए, किसी गतिशील कण के लिए औसत चाल के, औसत चाल के अनंत मान संभव हैं। औसत चाल के अनंत मान संभव हैं, जबकि जबकि औसत वेग के, औसत वेग का, औसत वेग का अद्वितीय मान होता है। औसत वेग का अद्वितीय मान होता है। औसत वेग का अद्वितीय मान होता है, ठीक है भाई। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की अपन यहाँ पे, अपना फोर्थ पॉइंट। जैसे अपन ने दूरी वाले केस में पढ़े थे कि अगर कोई गतिशील कण है तो उसके लिए दूरी का मान हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक और जीरो पॉसिबल नहीं है, जबकि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य पॉसिबल हो सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ औसत वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य पॉसिबल है, जबकि औसत चाल का मान कभी भी ऋणात्मक या जीरो पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। लिखते हैं किसी गतिशील कण के लिए, किसी गतिशील कण के लिए, किसी गतिशील कण के लिए औसत चाल का, औसत चाल का केवल धनात्मक मान संभव है। औसत चाल का केवल धनात्मक मान संभव है, जबकि औसत वेग के, औसत वेग के धनात्मक को ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य मान, शून्य मान संभव हो सकते हैं। शून्य मान संभव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें थी वही जो अपन दूरी और विस्थापन के बेस से मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसे अपन ने दूरी और विस्थापन वाले केस में पढ़ा था कि विस्थापन का जो परिमाण होता है वो लेस देन इक्वल टू दूरी के होता है। अगर सरल रेखा में चले गए एक निश्चित दिशा में तो विस्थापन दूरी के बराबर हो जाता था। उसी प्रकार से तो औसत वेग का परिमाण लेस देन इक्वल टू क्या होगा, औसत चाल के होगा। तो अपन ने लिख दिया, अतः औसत वेग का परिमाण का मान औसत चाल के मान से कम या बराबर प्राप्त होता है, ठीक है। तो सेकंड लिखा अपन ने फिर कि अगर कण नियत वेग से एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर होता है। जैसे दूरी के इनफाइनाइट मान थे वैसे औसत चाल के इनफाइनाइट मान होते हैं, जबकि औसत वेग का कोई अद्वितीय मान होता है। और यहाँ भी उसी प्रकार लिखा अपन ने दूरी और चाल के आधार पे कि दूरी के जैसे धनात्मक मान पॉसिबल होता है, ऋणात्मक और जीरो पॉसिबल नहीं हो सकता। उसी प्रकार अपन ने लिखा कि औसत चाल का धनात्मक मान संभव होगा, बाकी औसत वेग के धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य मान संभव हो सकते हैं, ठीक है। यहां तक अपन ने औसत चाल, औसत वेग की तुलना की। अब अपन एक तुलना और कर लेते हैं ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग की भाई, ठीक है। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे ताक्षणिक चाल तथा ताक्षणिक चाल तथा ताक्षणिक वेग की तुलना,
ताक्षणिक चाल तथा ताक्षणिक वेग की तुलना, ताक्षणिक चाल तथा ताक्षणिक वेग की तुलना। ठीक है, तो देखो भाई, ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का पहला सिंपल वही सीधा, अगर मैं ताक्षणिक वेग का क्या लूँ परिमाण, तो वो क्या आ जाएगा ताक्षणिक चाल। तो मैं लिखता हूं ताक्षणिक वेग का परिमाण, ताक्षणिक वेग का परिमाण ताक्षणिक चाल के बराबर प्राप्त होता है, चाल के बराबर प्राप्त होता है, बराबर प्राप्त होता है। ठीक है भाई, दोनों की वैल्यू समान आएगी तो अपन ऐसे लिख सकते हैं यहां पे ताक्षणिक वेग, इसका परिमाण इक्वल टू आएगा यहां पे अपने ताक्षणिक चाल के बराबर। ठीक है भाई, सेकंड पॉइंट ये लिखें, अगर नियत कोई कण नियत वेग से गतिशील हो तो जो अपना औसत चाल होती है वही क्या होती है ताक्षणिक चाल होती है। यदि कण नियत वेग से, नियत वेग से गतिशील है, नियत वेग से गतिशील है, तो औसत चाल, औसत चाल ही क्या होती है अपनी, औसत चाल ही ताक्षणिक चाल के बराबर होती, औसत चाल ही ताक्षणिक चाल होती है, औसत चाल ही ताक्षणिक चाल होती है। तो अपन लिख सकते हैं यहां से, अतः कि जो अपनी औसत चाल है वही क्या होगी ताक्षणिक चाल, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि पार्टिकल नियत वेग से गतिशील होना चाहिए भाई, ये ताक्षणिक चाल। ठीक है, अब देखो, अगर कोई कण ताक्षणिक वेग से गतिशील है तो जो उसकी दिशा आएगी वो ताक्षणिक वेग की स्पर्श रेखीय दिशा होती है। ठीक है, अगर वेलोसिटी की अपन दिशा निकालना चाहें तो कहाँ आएगी, उसकी जो टेंजेंशियल जो डायरेक्शन होगी वेग की वो उसकी क्या आएगी दिशा आएगी। ठीक है, मैं लिखता हूं इसका थर्ड पॉइंट, यदि यदि कण ताक्षणिक वेग से गतिशील हो तो, ताक्षणिक वेग से गतिशील हो तो उसकी दिशा वेग की स्पर्श रेखीय, उसकी दिशा स्पर्श रेखीय होती, उसकी दिशा स्पर्श रेखीय होती है। ठीक है, और अगर एक समान वृत्तीय गति हो, एक समान वृत्तीय गति में ताक्षणिक चाल तो क्या रहती है कांस्टेंट रहती है, जबकि ताक्षणिक वेग की क्या दिशा परिवर्तित होती रहती है। कैसे, जैसे अपन सर्कल की बात करें कि यहाँ इस सर्कल पे कोई पार्टिकल चल रहा है अपना, यहाँ किसी v वेलोसिटी से चल रहा है। अब v वेलोसिटी तो सब जगह फिक्स रहेगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन हर जगह क्या होती जाएगी चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो अपन बोलेंगे जो ताक्षणिक चाल है वो तो सेम है, उसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन अगर वेग पूछूं तो वेग में क्या आ जाती है डायरेक्शन आ जाती है, तो अपन बोल सकते हैं कि ताक्षणिक वेग की दिशा क्या होती है परिवर्तित होती है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं यहां से भी, अपन ये लिख सकते हैं कि एक समान वृत्तीय गति के लिए, एक समान वृत्तीय गति के लिए, एक समान वृत्तीय गति के लिए, एक समान वृत्तीय गति के लिए कण की ताक्षणिक चाल, कण की ताक्षणिक चाल का मान समान, कण की ताक्षणिक चाल का मान समान, जबकि ताक्षणिक वेग की दिशा परिवर्तन के कारण, दिशा
परिवर्तन के कारण उसका मान अलग अलग प्राप्त होता है। उसका मान अलग अलग प्राप्त होता, उसका मान क्या होता है भाई? अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक है, अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक, यहां तक ठीक है। ये अपन ने इसकी कंपेयर कर ली दोनों की भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अपन को। ठीक है, अब अपन दो नोट लिखते हैं भाई। नोट, हाँ बहुत ही अच्छे नोट हैं आपके लिए, है ना? तो मैं लिखवाता हूँ, नोट लिखेंगे। नोट नंबर फर्स्ट लिखेंगे पहले। बहुत अच्छे नोट है भाई, काम आएंगे आपके। नोट नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। अपन फर्स्ट की बात ये करते हैं कि अपन ये मानते हैं कि कोई कण है जो अलग अलग समय अंतराल t1, t2, t3 डॉट डॉट में वो v1 v2 चाल से चल रहा है। v1 v2 v3 डॉट डॉट v चाल से चल रहा है। ठीक है, अलग अलग समय अंतराल। हाँ भाई देखो, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो गया है ना। फिर से देख लेना, ये चीजें मैंने लिखवा दी थी। ठीक है, कि एक समान यदि कण ताक्षणिक वेग से गतिशील है तो उसकी दिशा स्पर्शरेखा की दिशा होती है। और एक समान वृत्तीय गति के लिए कण की जो ताक्षणिक चाल का मान समान, जबकि ताक्षणिक वेग की दिशा परिवर्तन कारण वो वेग क्या हो जाता है? अलग अलग। जैसे अपन सर्कल पे चलते हैं तो तो चाल तो सेम ही रहेगी सब जगह, क्योंकि वो तो अदिश राशि है। लेकिन वेग में क्या आ जाती है? दिशा। तो दिशा तो सब जगह क्या होगी? अलग अलग। तो ताक्षणिक वेग क्या हो जाएगा? अलग अलग। अपन नोट की बात कर रहे थे। अपन लिखते हैं, माना कोई कण अलग अलग समय अंतराल, और समय अंतराल कैसे भाई? t1 कोमा कितना, t2 कोमा कितना, t3 डॉट डॉट में अलग अलग चाल, अलग अलग चाल, और अलग अलग चाल दे रखी है यहाँ पे v1 कोमा v2 कोमा v3 डॉट डॉट से चलता है। अतः औसत चाल, अतः औसत चाल, और औसत चाल बराबर होती है यहाँ पे कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अगर दूरी टोटल की बात करें तो अपन मान लें इनमें कोई दूरी d1 प्लस कितना, d2 प्लस कितना, d3 डॉट डॉट, और टोटल टाइम कितना, t1 प्लस कितना, t2 प्लस कितना, t3 डॉट डॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। टोटल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय हो गया। अब अपन को v और क्या दे रखा है? t दे रखा है। और अपन जानते हैं कि अगर v1 इक्वल टू होगा तो ये d1 अपॉन t1 होगा।
और V2 इक्वल टू होगा तो D2 अपॉन कितना होगा T2, और V3 होगा तो ये होगा D3 अपॉन कितना T3। अब अपन को D1 D2 तो दिया ही नहीं गया, अपन को तो ओनली ये बोला कि T1 T2 T3 टाइम में V1 V2 V3, तो D को V और T की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को। तो अपन लिख देते हैं यहाँ से D1 इक्वल टू कितना V1 T1, और यहाँ से लिखेंगे D2 इक्वल टू कितना V2 T2, और यहाँ से लिखेंगे अपन D3 इक्वल टू कितना V3 T3 एंड सो ऑन, ऐसे मैं लिख सकता हूँ भाई। तो देखो आगे क्या बना अपना औसत चाल, औसत चाल इसको लिख सकता हूँ मैं V एवरेज ऐसे। तो ये कितना D1 की जगह लिख दो कितना V1 T1 प्लस कितना V2 T2 प्लस कितना V3 T3 एंड सो ऑन, और डिवाइड में कितना भाई टोटल टाइम कितना ये T1 प्लस कितना T2 प्लस कितना T3 प्लस कितना T4 एंड सो ऑन। ठीक है, लिख सकता हूँ। अब यदि समय अंतराल क्या हो समान हो, समय अंतराल क्या हो जाए समान, जैसे हर 5-5 मिनट का इंटरवल मिल जाए। अभी तो अपन ने अलग अलग माना, ये अपना फॉर्मूला आ गया उस चीज के लिए है ना, अलग अलग वाली कंडीशन के लिए औसत चाल का। ये अपना औसत चाल का वहां से फॉर्मूला आ गया। अब अपन इसमें कंडीशन लगाते हैं भाई, और केस ये लगाता हूं यदि T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू कितना T3 डॉट डॉट जो भी है कितना हो जाए T, समान समय अंतराल हो जाए, वो कितना हो जाए T हो जाए। तो यहां बनेगा अपना V एवरेज, और V एवरेज कितना बनेगा यहाँ से V1 T बन जाएगा प्लस कितना V2 T बन जाएगा प्लस कितना V3 T बन जाएगा प्लस डॉट डॉट अपॉन कितना बन जाएगा ये T प्लस कितना T डॉट डॉट बन जाएगा। टी सब में से कॉमन आएगा ऊपर से भी और टी नीचे से भी, ये n टाइम्स टी हो जाएगा अगर है तो V एवरेज, और V एवरेज कितना बन जाएगा V1 प्लस कितना V2 प्लस कितना V3 एंड सो ऑन अगर n है, और ये क्या हो जाएगा n। अगर n टाइम्स n इंटरवल है तो ये n टी आ जाएगा, ये t सब में से कॉमन आ जाएगा, t से t कट जाएगा, n आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और डॉट डॉट Vn अपॉन कितना बन जाएगा n बन जाएगा। अगर ये कितने हैं n इंटरवल हैं अपने पास इधर Vn। अगर अपन दो इंटरवल की बात करें कि T1 T2 इक्वल टू कितना हो जाए T, टू इंटरवल की, तो ये कितना आएगा V1 प्लस V2 बाई कितना आ जाएगा 2, जो अपना जनरल फॉर्मूला था राशियों का योग बटा राशियों की, दो राशि दो से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। मैं लिखता हूं यदि 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 दो समय अंतराल हो तो, यदि दो समय अंतराल हो तो, यदि दो समय अंतराल हो तो ये लिख दूंगा T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा T, और यहाँ पे V एवरेज कितना बनेगा T1, ऐसे लिखो एक बार तो V1 T1 प्लस V2 कितना बन जाएगा T2 अपॉन कितना बनेगा T1 प्लस कितना बन जाएगा T2। तो यहाँ से T1 T2 इक्वल टू T बन जाएगा, ये बन जाएगा V एवरेज, तो ये बन जाएगा V1 T प्लस कितना V2 T अपॉन कितना बन जाएगा 2T। यहाँ से T कॉमन लेके लिख दूं मैं V1 प्लस कितना V2 अपॉन कितना 2T, T से T गया, ये बन गया V एवरेज, और V एवरेज कितना V1 प्लस कितना V2 अपॉन कितना 2 बन जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं औसत, जो अपन उसको जनरल भी अपन प्रूव कर चुके कि वो चीज़ क्या थी अपने पास, वो चीज़ थी। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे नोट की बात करते हैं अपन इसमें, तो दूसरे नोट पे चलते हैं। अब देखो, अब की बार अपन टाइम को छोड़ देते हैं, दूरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड नोट लिखता हूं मैं, नोट सेकंड भाई यहाँ पे देखना, नोट सेकंड। ठीक है, और अपन लिखते हैं इसमें यदि कोई कण अलग अलग दूरियां, यदि कोई कण अलग अलग दूरियां, अलग अलग दूरियां, और अलग अलग दूरियां कैसे भाई, अलग अलग दूरियां D1 D2 D3 एंड सो ऑन। यदि कोई कण अलग अलग दूरियां D1 D2 D3 डॉट डॉट है ना Dn हो सकती हैं, क्रमशः
v1 कॉमा v2 कॉमा v3 डॉट डॉट चाल से तय करता है, चाल से तय करता है, तब औसत चाल, तब औसत चाल, औसत चाल क्या हो जाएगी भाई? औसत चाल, औसत चाल में कुल दूरी बटा कुल समय, वही फॉर्मूला अपना। तो औसत चाल कुल दूरी बटा कितना? कुल समय हो जाएगा अपने पास। अब कुल दूरी कैसे बताओ? d1 d2 d3, दूरी तो वही अपनी, ये लिखा d1 प्लस कितना d2 प्लस कितना d3 एंड सो ऑन, dn हो अगर n इंटरवल हो, और समय कितना हो जाएगा t1 प्लस कितना t2 प्लस कितना t3 एंड कितना tn हो जाएगा। अब अपन को टाइम नहीं दिया अब की बार, तो टाइम को किस में? दूरी और वेलोसिटी की फॉर्म में, चाल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि चाल इक्वल टू होती है दूरी बटा समय, वहां से लिखा था, यहाँ डी से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, उस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो अगर v1 लिखूं तो यहाँ आएगा d1 अपॉन कितना t1, अपन को यहाँ से टाइम नहीं दिया भाई, तो टाइम को कन्वर्ट करना है, तो मैं लिख दूंगा d1 अपॉन कितना v1। इसी प्रकार t2 लिख दूंगा मैं d2 अपॉन कितना v2, और इसी प्रकार t3 लिख दूंगा मैं d3 अपॉन कितना v3 एंड सो ऑन लिख दूंगा मैं। देखना तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा v एवरेज, v एवरेज d1 तो अपने पास है, तो d1 प्लस कितना d2 प्लस कितना d3 प्लस कितना डॉट डॉट, और ये बना dn, और बटे में कितना टाइम t1, t1 इक्वल टू है d1 अपॉन कितना d1 प्लस कितना d2 अपॉन कितना v2 प्लस कितना d3 अपॉन कितना v3 प्लस सो ऑन प्लस कितना, ये बना कितना dn अपॉन कितना vn है, ये बन गया भाई dn अपॉन vn बन गया। ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया उस वाले केस के लिए। ठीक है, औसत का, औसत दूरी का, औसत चाल का, सॉरी, ये औसत का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अगर अपन अब बात करें कि कण हैं जो पहली आधी दूरी, पहली आधी दूरी एक वेलोसिटी से v1 से, दूसरी आधी दूरी दूसरी वेलोसिटी से v2 से। ठीक है, अपन अगर ऐसे कंडीशन लगाएं, यदि देखो, यदि यहाँ पे ऐसे लगाएं d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू कितना हो जाए, आधा आधा इंटरवल हो जाए d/2, मतलब पहली आधी दूरी v1 वेलोसिटी से, दूसरी आधी दूरी v2 वेलोसिटी से तय करता है, तो उस कंडीशन में ये v एवरेज क्या बन जाएगा, ये अपना v एवरेज बनेगा। यहाँ लिखा मैंने d/2 प्लस कितना d/2, यहाँ लिखा मैंने d/2, और डिवाइड में कितना किया भाई, ये d/2 बना, तो ये d अपॉन कितना बन जाएगा भाई 2, और ये बनेगा अपना v1 प्लस कितना d अपॉन कितना बनेगा 2v2 बनेगा। d अगर कॉमन लेता हूं तो ऊपर तो d/2 d बन गया, और नीचे कितना बन जाएगा, ये d कॉमन लेके ये बनेगा अपना 1 अपॉन कितना 2v1 प्लस कितना 1 अपॉन कितना 2v2 बनेगा। d से d कैंसिल आउट हो गया, d से d क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखना एक बार, d से d कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा अपने पास v एवरेज, और v एवरेज बनेगा d से d गया, ये बना 1 अपॉन कितना 2v1 प्लस कितना 1 अपॉन कितना 2v2। एलसीएम लिया मैंने नीचे, ये 1 और ये डिवाइड में, यहाँ एलसीएम आएगा 2v1 v2, कितना आया 2v1 v2, तो यहाँ v2 बन जाएगा, यहाँ कितना v1 बन जाएगा। अब बटे की बटे में संख्या रिवर्स हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2v1 v2 अपॉन कितना v1 प्लस v2 बन जाएगा। ये एवरेज का अपना फॉर्मूला आएगा, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से इसको। तो अपना ये v एवरेज मतलब औसत चाल का फॉर्मूला निकल के आया 2v1 v2 अपॉन कितना v1 प्लस v2, एवरेज स्पीड का, औसत चाल का। ठीक है, बाकी अपना जनरल फॉर्मूला तो ये रहेगा कि अपन को डिस्टेंस दे और वेलोसिटी दे, और टाइम और वेलोसिटी का मैंने इधर से लिखवा दिया। ठीक है, तो जो भी कंडीशन दे उसके हिसाब से आप फॉर्मूले को चेंज कर लेना, 1 इंटरवल दे, 2 इंटरवल दे, 3 इंटरवल दे, जो भी इंटरवल दे उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बाकी आगे की बातें करते हैं भाई, आगे अपन पढ़ते हैं पहले, या एक क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपकी चीज़ें और क्लियर होंगी।
औसत चाल वाला कैसे क्वेश्चन आता है, कैसी चीजें होती हैं। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे एक बार सभी, और क्वेश्चंस कैसे हैं वो लिखना। क्वेश्चंस लिखोगे आप भाई, आपको लिख रखा है कोई कार, ठीक है, कोई गाड़ी है अपनी, एक सरल रेखा में चल रही है। कोई कार सरल रेखा, और सरल रेखा कैसे चल रही है उसका डायग्राम दे रखा है आपको, फिगर के अकॉर्डिंग चल रही है, वो फिगर मैं बनाऊंगा आपका, ठीक है। के अनुदेश, के अनुदेश, के अनुदेश गतिमान है, ठीक है भाई। सरल रेखा में चल रही है, लेकिन कैसे चल रही है उसका आपको फिगर दिया गया है, डायग्राम दिया गया है। अनुदेश गतिमान है, ठीक है। कार ओ से चलकर, अभी बना दूंगा भाई, एक बार देखो, कार ओ से चलकर, ओ कोई पॉइंट दे रखा होगा वहां पे, ओ से चलकर 18 सेकंड में, टाइम भी दिया गया उसका 18, ओ से चलकर 18 सेकंड में 18 सेकंड में बिंदु P पर पहुंचती है। कोई बिंदु P दे रखा होगा आगे, बिंदु P, ठीक है। कोई बिंदु P तक पहुंचती है, इस पे P पे पहुंची वो भाई 18 सेकंड में, कहां से चल के, O से चल के पहुंचती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6 सेकंड में, फिर 6 सेकंड में स्थिति Q पर, 6 सेकंड में स्थिति Q पर वापस आ जाती है भाई, वापस आ जाती है। अब वापस का लिखा तो इसने मतलब यू टर्न लिया होगा कहीं से, वापस आ जाती है भाई, ठीक है। P तक पहुंची और फिर 6 सेकंड में यू टर्न लिया होगा, वापस आने का मतलब तो स्थिति वापस यू टर्न लेके कहां पे आ गई, Q पे आ जाती है। कार के औसत चाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, चीजें क्लियर हो जाएगी चाल और वेग की। कार के औसत चाल तथा औसत वेग का मान ज्ञात कीजिए। औसत चाल तथा औसत वेग का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। आपको लिख रखा है, जब फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है कार ओ से P तक जाती है, कार O से P तक जाती है, ये क्वेश्चन है भाई। और सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन ये लिखा है आपका, कार O से P तक जाकर, O से P तक जाकर पुनः Q पर वापस आ जाती है, पुनः Q पर वापस आ जाती है, वापस आ जाती है। ये तो आपकी क्वेश्चन सी लैंग्वेज हुई, और आपको क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो मैं बना देता हूं भाई। अभी क्वेश्चंस का आपका ये डायग्राम है भाई, ऐसे आपको फिगर दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर। ये एक सरल रेखा है, इस टाइप से आपको एक सरल रेखा दिखाई गई है डायग्राम के अंदर, ठीक है। यहाँ कहीं पे इसका ओरिजिन दिखाया गया है आपको कि ये उसका ओरिजिन है, 0 है, ठीक है। और इस पे ये O पॉइंट भी है, ये O पॉइंट मान लो, ठीक है। और यहाँ ऐसे दिखाया गया है भाई, यहाँ ऐसे दिखाया गया है, यहाँ लिखा हुआ है 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280 और 320, ऐसे कुछ लिखा हुआ है इधर, ठीक है। और आगे भी है इधर 320 के बाद भी ये कितना 360, ये लिखा है 360, ये लिखा है कितना 400, ठीक है। और इधर माइनस में लिखी हुई है वैल्यू, ये -40, ये -80, ये -120, जैसा अपन ने पढ़ाया भी था, ठीक है। ये O पॉइंट है इसका, ये वाला पॉइंट क्या है, O पॉइंट है, जहां से कार ने चलना स्टार्ट किया वो O दे रखा है, ठीक है। और इस पे पॉइंट दिखा रखा है आपको भाई, 240 पे एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है,
ठीक है, जिसको पॉइंट लिख रखा है, पी पॉइंट बोल रखा है, और पी पॉइंट के बाद क्यू पॉइंट है, सॉरी ये वाला पॉइंट है आपका क्यू पॉइंट है, और पी पॉइंट दिखा रखा है आपको 360 पे, 360 बोले तो यहाँ पे ये पी पॉइंट दिखा रखा है। ठीक है, ये चीजें आपको गिवन है। अब आपको इसका औसत चाल और ये वाला निकालना है। ठीक है, औसत चाल और ये वाला निकालना है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसकी, देखो अपन बात करते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, समझना भाई। अब फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। उसने बोला कोई कार एक सरल रेखा, फिगर के अकॉर्डिंग एक सरल रेखा है ये वाली, ठीक है, अनुदिश गतिमान है, कार ओ से चलकर 18 सेकंड में कहां पे पहुंच रही है, पी पे पहुंच रही है। यहां से यहां तक का जो टाइम लगा रही है 18 सेकंड का टाइम लगा रही है, बिंदु पी पे पहुंचती है, तथा फिर 6 सेकंड में यहां से यहां तक वापस आने में कितना टाइम लगा रही है, 6 सेकंड में क्यू पर वापस आ जाती है। तो कार के औसत चाल, औसत वेग का मान ज्ञात कीजिए जब कार ओ से पी तक जाती है, ओ से पी तक जाती है, और फिर कार ओ से पी पर जा रही है और वापस घूम के क्यू पे आ रही है। तो दोनों कंडीशन में सोल्व करना है। तो मैं फर्स्ट बात करता हूं, जब कार ओ से पी तक जाती है, जब कार ओ से पी तक जाती है, ठीक है भाई, ओ से पी तक जाती है, तो उस वाली कंडीशन की देखते हैं। अब इस वाली कंडीशन में जो कार है कहीं भी यू टर्न नहीं ले रही, बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है। ठीक है, तो मैं पहले बात कर लेता हूं औसत चाल की। औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल होती है भाई कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कितना, कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी हो गई, देखो यहां 0 से चली कहां तक, 360, तो 360 हो गया दूरी, और टोटल टाइम कितना, 18 सेकंड में बिंदु पी पे पहुंच रही है, ये 18 सेकंड, तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड आ गया भैया। ठीक है, कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड, और प्लस में ही आया है, 20 मीटर पर सेकंड कहाँ आया, प्लस में आया। ठीक है, औसत मतलब 360 माइनस 0 भी लिख सकते हो, 18 माइनस 0 ऐसे भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अरे लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। औसत निकालने मतलब इंटरवल की बात करो आप, तो इंटरवल कहाँ से, जब 0 पे था तो टाइम 0 था, तो ऐसे लिख सकते हो भाई, लास्ट में कितना 360 माइनस 0 और बटा कितना 18 माइनस 0, तो ये बना कितना 360 बटा 18, तो बन गया कितना प्लस का 20 मीटर पर सेकंड। ये अपना क्या आ गया भाई, औसत चाल आ गई। अब औसत वेग निकाले इसी में, औसत वेग की बात करें, औसत वेग की बात करता हूं, तो औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कितना, कुल समय। कुल विस्थापन की बात करें तो प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु बीच की दूरी सीधा डायरेक्ट है, तो 360 हो जाएगा डायरेक्ट ही, 360 बटा कितना टाइम 18, तो ये भी कितना बन गया प्लस 20 मीटर पर सेकंड, ये भी बन गया। लेकिन इसमें ये डायरेक्शन आ जाएगी, उसमें डायरेक्शन नहीं रहेगी। ठीक है, दोनों बराबर आए। तो मैंने तो यही बोला था अगर स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो औसत वेग और औसत चाल क्या होती है, बराबर। मैंने बोला औसत वेग का परिमाण किसके बराबर, औसत चाल के बराबर, तो इसमें क्या डायरेक्शन हट जाएगी फिर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखना भाई, सेकंड क्वेश्चन। अब इसने क्या बोला कि कार ओ से तो चली लेकिन पी पे गई और फिर घूम के कहां पे आ गई, क्यू पे आ गई। ठीक है, तो लिखता हूं जब कार, ऐसे लिख दूं, जब कार कहां से चली, ओ से पी पे गई और पी से कहां गई, वापस घूम के इधर क्यू पे आ गई, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है तुम्हें। ओ से पी तक चली, पी से घूम के कहां गई, क्यू पे आ गई, या फिर लिख दूं लैंग्वेज लिख देता हूं ना। देखो, जब कार ओ से पी तक तथा पुनः क्यू पर आ जाती है, क्यू पर आ जाती है। ठीक है भाई, पुनः कहां पे आ गई, क्यू पे आ गई। तो देखो अब क्या होगा इसमें, क्यू पे आ गई तो क्यू पे आ गई ये, तो क्यू पे क्या हो जाएगा देखना भाई। तो अपन क्या करेंगे, पहले निकालेंगे औसत चाल, पहले निकालेंगे अपन क्या,
औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कितना, कुल समय। अब दूरी तो क्या होती थी भाई, मैंने बोला था धागे की लंबाई, मतलब धागा छोड़ते हैं तो धागे की लंबाई, पथ की लंबाई, ठीक है। तो पहले चले यहां से P और फिर आई Q, तो P तक जाने में कितनी दूरी हो गई उसकी 360, प्लस P से वापस आई Q, तो कितनी 360 से कहाँ गई 240, तो 360 में से 240 गए तो बताओ 120। 360 में से 240 घटा लो, कितनी दूरी 360 में से 240 गए तो ये बनी कितनी 120 बन गई, ठीक है। तो 120 है ये, चली मीटर, जो भी सेंटीमीटर में होगा, हाँ मीटर में है तो मीटर में, प्लस कितना बन गया ये 120। अब टाइम कितना 18, तो 360 में यहां से यहां तक चलने में 18 सेकंड, और पुनः आने में कितना 6 सेकंड, क्वेश्चन में दे रखा है भाई 6। तो ये बन गया अपना V एवरेज, और V एवरेज यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है भाई ये, है ना। V एवरेज कितना हो जाएगा 360 120 कितना, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 4 अपॉन कितना 24, और ये भी कितना बना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ तो बाई किस्मत ये सेम आ रही है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारी वैल्यू सेम ही आई, ठीक है। 360 प्लस कितना 120 हो गया कितना, है ना, और उसको अपन ने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, उसको अपन ने क्या कर दिया भाई डिवाइड कर दिया, ये औसत चाल आ गई अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, ये डिफरेंट भी आ सकती है, ठीक है। अब अगर औसत वेग निकालूं मैं इसका, अगर मैं इसका औसत वेग निकालूं सेकंड क्वेश्चन का, तो देखना अपना औसत वेग क्या होगा अपना, औसत वेग होगा कुल विस्थापन बटा कुल समय। औसत वेग होगा कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना हो जाएगा इसमें, देखो विस्थापन क्या होता है प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। अब कार तो O से चल के P पे गई, P से Q, तो अंतिम बिंदु तो Q हो गया, प्रारंभिक बिंदु O हो गया, इनके बीच की दूरी डायरेक्ट कितनी हो गई 240। और टाइम कितना लगाया इसने, यहां से यहां तक जाने में टाइम तो उतना ही लगा, पहले इधर गई फिर वापस आई, तो कितना बताओ 18 तो इधर जाने में, 6 वापस आने में, तो टाइम तो पूरा ही कैलकुलेट होगा, टाइम तो उससे घटेगा थोड़ी कभी, टाइम तो एक बार स्टार्ट होने के बाद हमेशा ही बढ़ता है, ठीक है। तो ये बन गया कितना 240 अपॉन कितना 24, ये बनेगा प्लस 10 मीटर पर कितना सेकेंड है। तो ये इसका औसत वेग आएगा। तो इस टाइप से अपन को पता लग गया कि औसत वेग औसत इसमें किस टाइप से डिफरेंट है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब अगर अपन आगे बात करें भाई, आगे अपन बात करते हैं, ठीक है, आगे अपन बात करें इस चीज के लिए, तो अपन बात करें, ठीक है, त्वरण के बारे में बात कर लेते हैं कि त्वरण क्या होता है, ठीक है, या फिर अपन नेक्स्ट क्लास रखते हैं उसके लिए त्वरण के बारे में। त्वरण में क्या होता है, देखो अपन जैसे सबसे पहले अपन ने पढ़ा दूरी क्या होती है ना, विस्थापन क्या होता है, फिर वेग पढ़ा, वेग क्या होता था एकांक समय, मतलब टाइम से डिवाइड कर दिया विस्थापन को। अब अगर अपन क्या पढ़ें त्वरण पढ़ें, तो वेग को क्या कर देंगे टाइम से डिवाइड कर देंगे, ऐसे बोलेंगे वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है त्वरण कहलाता है। त्वरण भी सदिश राशि होती है, ठीक है, और उसकी जो दिशा होगी वेग में परिवर्तन की दिशा की दिशा ही होगी, ठीक है। जिस टाइप से वेग चेंज होगा, जिस टाइप वेग की दिशा होगी उस टाइप क्या होगी त्वरण की दिशा होगी, ठीक है। तो एक बार आप इन सब चीजों को देख लेना, क्वेश्चंस करा दिया मैंने, तो औसत वेग औसत चाल आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने उनका अंतर भी लिखा दी, दोनों की तुलना करा दी, सब चीजें करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद अपन त्वरण पढ़ेंगे, और त्वरण के बाद आगे अपन फिर स्टार्ट करते हैं, है ना, एक समान त्वरित गति के समीकरण, जो न्यूटन्स के जो समीकरण के तीनों उनको मैं प्रूव कराऊंगा, है ना, और उन के क्वेश्चंस भी करेंगे अपन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अपन कल करेंगे।